का विषय है चंद्र गुरु युति के बारे में। मैंने इसके पहले सूर्य से सभी ग्रहों की युति के बारे में वीडियो दिए हैं। अब ये चंद्र की श्रृंखला चल रही है। चंद्र मंगल और चंद्र बुध दे चुका हूं इनके वीडियो। आज चंद्र और गुरु। चंद्र और गुरु की युति को गज केसरी योग कहा जाता है। तो नियम क्या है? नियम ये है कि यदि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 पहले भाव में या चौथे भाव में या 7वें भाव में या 10वें भाव में, तो गज केसरी योग बनता है। अब गज केसरी योग के लाभ क्या क्या है, पहले आप वो सुन लीजिए। इसके बाद गज केसरी योग वास्तव में इस पर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि यदि चंद्रमा को गुरु से केंद्र में देख लिया तो आंख बंद करके कह देते हैं ये गज केसरी योग है। तो ऐसा नहीं होता। तो पहले आप लाभ सुने। गुरु धन का कारक है और चंद्रमा लग्न स्वरूप होने के कारण गुरु के बाद दूसरा धन का कारक चंद्रमा ही है। तो यानी दोनों धन के कारक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति धनी होता है। गुरु ज्ञान का कारक है और चंद्रमा मन है, और ज्ञान को मन ही धारण करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान एवं ज्ञानी होता है। गुरु धर्म का कारक है, न्याय का कारक है, बहुत ही शुभ ग्रह है और इन सभी गुणों को धारण करने वाला मन है, यानी चंद्रमा है। तो ऐसे व्यक्ति का रुझान वेद शास्त्रों में धार्मिकता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर होता है। ऐसा व्यक्ति उदार स्वभाव का, परोपकारी होता है और सामाजिक मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चंद्रमा चूंकि ज्योतिष में रानी कहा गया है, सूर्य राजा है। अब राजा का अर्थ आज के संदर्भ में राजा का मतलब है सरकार, तो चंद्रमा को रानी कहा गया है। इसलिए चंद्रमा भी सरकारी नौकरी देता है। 4 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल एवं गुरु। तो यहां पर चंद्र और मंगल की युति है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से सहायता प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है और धन धान्य से ये परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग, यदि गज केसरी योग बन रहा है और बलवान है, तो ऐसे लोगों को ये फल प्राप्त होते हैं। ये गज केसरी योग के फल हैं। अब हम आगे चलते हैं कि गज केसरी योग बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से, मान लेते हैं कि अगर चंद्रमा यहां पर है, तो यहां से चौथे भाव में 1, 2, 3, 4 यहां पर यदि गुरु है तो गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा से 7वां भाव भी केंद्र भाव है, तो यहां भी गुरु है तो गज केसरी योग बनेगा।
यहां दशम भाव भी केंद्र भाव है, यहां भी अगर गुरु है तो गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा के साथ भी गुरु है प्रथम भाव में तो गज केसरी योग बनेगा। ये नियम। अब जरूरी नहीं है कि चंद्रमा लग्न में हो, चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, चंद्रमा यहां हो सकता है। तो फिर यहां से गुरु साथ में हो यानी प्रथम भाव में, फिर यहां से चौथा भाव, 1 2 3 4 यहां, तो गुरु यहां होगा तब भी बनेगा। फिर चंद्रमा से सप्तम भाव, ये भी केंद्र भाव है, तो गुरु यहां होगा तब भी गज केसरी योग बनेगा। और चंद्रमा से दशम भाव यानी कि गुरु यहां होगा तब भी गज केसरी योग बनेगा। आप लोग समझ गए केंद्र में होने का अर्थ क्या है। जहां पर चंद्रमा है वहां से पहले भाव या चौथे भाव या सातवें भाव या 10वें भाव में यदि गुरु स्थित है तो वो गज केसरी योग बनता है। किंतु गज केसरी योग केवल, ये तो केवल बनने की शर्त बताई है मैंने कि बनता कब है। अब यदि इसमें अन्य शर्तें क्या है कि चंद्रमा और गुरु दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हों, तो गज केसरी योग बनेगा। अशुभ भाव यानी 6 8 12, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, यदि अशुभ भाव के स्वामी है तो ये गज केसरी योग देखने के लिए तो बनेगा, लेकिन इसके फल बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही न्यून, यानी कि 10% 15% आप कह सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है, पहला तो अभी मैंने बताया कि अशुभ भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। दूसरा, अशुभ भाव में ये युति नहीं बननी चाहिए। अशुभ भाव में यानी कि 6 8 12 भाव में ये युति नहीं होनी चाहिए, और वो भी शत्रु राशि में। शत्रु राशि, नीच राशि में ये युति नहीं होनी चाहिए। जो चंद्रमा है वो कभी वक्री नहीं होता है, लेकिन गुरु तो वक्री होता है। गुरु को वक्री नहीं होना चाहिए। और नीच राशि में भी गुरु को भी स्थित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा को भी। गुरु की नीच राशि मकर है, चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक है। इसके अलावा कोई भी वक्री अथवा नीच ग्रह
का प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रभाव का मतलब है कि साथ में भी ना बैठे और दृष्टि भी ना हो। कोई भी वक्री ग्रह का प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर नहीं होना चाहिए, या नीच ग्रह का प्रभाव भी इन दोनों पर नहीं होना चाहिए। यदि है तो इनके गुणों में वो कमी कर देगा, पूरी तरह समाप्त नहीं करता है। ये बहुत सारे फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी एक फैक्टर समाप्त नहीं कर देता है, किसी भी योग को कमी कर देता है उस योग में, उसके शुभ फलों में। अब छठवां है कि चंद्रमा शुभ हो। शुभ हो का मतलब है पक्ष बल से बली हो। पक्ष बल से बली होता है चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक। दूसरे शब्दों में सूर्य से कम 72 डिग्री दूर होना चाहिए चंद्रमा को, तब चंद्रमा शुभ कहलाएगा। तो चंद्रमा को शुभ होना चाहिए, अशुभ चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यदि ये सारी शर्तें पूर्ण हो रही हैं तो वो गज केसरी योग अपने अच्छे फल देगा। अब उसमें भी अच्छे फलों में भी कब ये अच्छे फल देगा? जब ये युति या ये ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। इन ग्रहों की युति अथवा अलग अलग भी हैं तो ये केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित होने चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा फल करेंगे। इसके अलावा फिर वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, यदि ये 4 राशियों में इनकी युति बन रही है और केंद्र त्रिकोण में बन रही है तो ये सबसे उत्कृष्ट गज केसरी योग होगा। यानी कि चंद्रमा शुभ चंद्रमा हो, इनकी युति केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, इनकी युति वृषभ, कर्क, धनु अथवा मीन राशि में हो, किसी भी वक्री अथवा नीच ग्रह की दृष्टि ना हो, स्वयं भी नीच अथवा वक्री ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण 100% बलवान गज केसरी योग बनेगा। तो जो फल मैंने पूर्व में बताए हैं आपको, वो सभी फल आपको 100% प्राप्त होंगे। और यदि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनमें जो बुरे पॉइंट्स हैं वो जितने ज्यादा इन पर लागू होंगे, गज केसरी योग का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा। तो केवल चंद्र से केंद्र में होना या चंद्र के साथ होना पर्याप्त नहीं है, उसको हम गज केसरी योग नहीं कहते। उम्मीद है आप लोगों को ये चंद्र गुरु की युति के फल और शर्तें समझ में आ गई हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। आप सभी को नमस्कार।